दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गुजरात के सूरत जिले की। इसी सूरत शहर में एक थाना लगता है भेस्तान और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है भाड़ोदरा। इसी गांव में 30 साल का युवक आफताब आलम रहता था। वो एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करता था। उसका काम था आसपास के इलाके में उसकी कंपनी के केबल की रखवाली करना। इसी वजह से वो रोजाना बाइक से इलाके में पेट्रोलिंग करता था। 2 जुलाई 2024 की सुबह भी वो हमेशा की तरह पेट्रोलिंग के लिए घर से निकला करीब सुबह के 4 बजे रहे होंगे, जब वो पलसान से निकलकर भाटिया चेक पोस्ट होते हुए अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी डिंडोली के पास उसे लघु शंका महसूस हुई, तो वो सड़क किनारे नहर के पास रुक गया। तभी उसकी नजर नहर के किनारे एक गड्ढे में पड़े नीले रंग के ड्रम पर पड़ी। आफताब ने ड्रम को थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसमें उसे किसी इंसान का एक पैर दिखाई दिया। ये देखकर वो घबरा गया और तुरंत अपने अफसर को फोन कर दिया। कुछ ही देर में अफसर मौके पर पहुंच गए। संयोग से उसी समय वहां से पुलिस कंट्रोल रूम की एक वैन भी उधर से गुजर रही थी। आफताब ने तुरंत पीसीआर वैन को रोककर ड्रम में मानव पैर दिखाई देने की सूचना दी। वैन से उतरे पुलिस कर्मियों ने जब ड्रम खोल कर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। ड्रम के अंदर एक लाश थी जिसे सीमेंट और कंक्रीट से पूरी तरह भर दिया गया था ताकि वो बाहर न निकले और उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो जाए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने थाना भेस्तान को सूचना दी कि भाड़ोदरा गांव के पास एक ड्रम में लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना भेस्तान के SHO BK पटेल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जब उन्होंने ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो वहां सिर्फ लाश के पैर ही दिखाई दे रहे थे। लाश के पैरों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जहां भी छुआ जाता वहां से चमड़ी हट जाती थी। सिर्फ पैरों को देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि मरने वाला पुरुष था या महिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO BK पटेल ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही DCP राजेश परमार भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने लाश को ड्रम सहित सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। DCP राजेश परमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस की 6 और क्राइम ब्रांच की 7 टीमें बनाकर जांच शुरू करवाई। लाश के साथ मिले कपड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इस महिला की पहचान हो सके। घटनास्थल से कोई ठोस सुराग भी नहीं मिला। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जहां लाश मिली थी वहां कोई CCTV कैमरा नहीं था। जो कैमरा मौजूद था भी वो काफी दूर था, इसलिए उससे कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने ड्रम पर लिखे पते और बैच नंबर को ध्यान से देखा और इसकी तहकीकात शुरू की। अब सवाल यह था कि यह ड्रम आखिर आया कहां से। अगर इसका पता चल जाता तो हत्यारे तक पहुंचना थोड़ा आसान हो सकता। जांच में पता चला कि अहमदाबाद की एक प्राइवेट केमिकल कंपनी से यह ड्रम सप्लाई हुआ था। पुलिस ने तुरंत कंपनी से संपर्क किया और उसके रिकॉर्ड चेक किए। कागजों में साफ साफ लिखा था कि ये ड्रम कई जगह भेजे गए थे, लेकिन कुछ खास जगह ऐसे थे जहां हाल ही में बड़ी तादाद में ड्रम सप्लाई हुए थे। अब पुलिस ने उन सभी कंपनियों और गोदामों की लिस्ट बनाई जहां ये ड्रम भेजा गया था। उसके बाद पुलिस टीमों ने उन ठिकानों पर जाकर पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उम्मीद बढ़ रही थी कि शायद अब हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस को यह भी अंदेशा था कि हत्यारे ने ड्रम किसी फैक्ट्री या फिर किसी दुकान से खरीदा होगा, इसलिए उन्होंने उन दुकानों और गोदामों की भी जांच शुरू कर दी जहां इस तरह के ड्रम बिकते थे। पुलिस को ड्रम के जरिए जांच आगे बढ़ाने का एक ठोस सुराग मिल गया था। अहमदाबाद की केमिकल कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार यह ड्रम 30 अप्रैल 2024 को सूरत स्थित सचिन GIDC की एक केमिकल कंपनी को भेजा गया था। पुलिस ने तुरंत सूरत की उस कंपनी तक पहुंच बनाई। जांच में पता चला कि
कि 1 मई 2024 को इस ड्रम को एक और कंपनी को भेज दिया गया था। पुलिस अब उस दूसरी कंपनी तक जा पहुंची। वहां पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि केमिकल खाली करने के बाद ड्रम कबाड़ी को बेच दिया जाता है। अब पुलिस की नजर कबाड़ी पर थी। उन्होंने कबाड़ की दुकानों की जांच शुरू की और आखिरकार वो कबाड़ी वाला मिल गया जिसने ये ड्रम खरीदा था। पुलिस को अब कबाड़ी तक पहुंचना था। कंपनी के संचालकों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस सचिन जीआईडीसी के गेट नंबर 2 के पास स्थित शकील कबाड़ी के गोदाम तक पहुंच गई। ये वही कबाड़ी था जो कंपनी से नियमित रूप से कबाड़ खरीदा करता था। शकील से पूछताछ हुई, लेकिन उसने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उसका कहना था कि बहुत सारे लोग उसके यहां से ड्रम खरीदने के लिए आते हैं, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि वो खास ड्रम किसके पास गया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि कैसे पता लगाया जाए कि वो ड्रम किसके हाथ लगा था। जांच के इस मोड़ पर पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। कबाड़ी शकील के गोदाम के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि ड्रम खरीदकर कौन ले गया। पुलिस के पास अब तक सिर्फ इतना ही पता था कि ड्रम सचिन जीआईडीसी की एक कंपनी से कबाड़ी तक पहुंचा था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के अनुसार महिला की हत्या करीब 10 दिन पहले की गई थी। इसका मतलब यह था कि हत्या के बाद लाश को ड्रम में डालकर कुछ समय तक छुपाया गया और फिर उसे ठिकाने लगाया गया। पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से निकलने वाले हर रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास एक आदमी बाइक से सचिन जीआईडीसी के गेट नंबर 2 की ओर जाता हुआ दिखा। कुछ देर बाद वही आदमी एक बड़ा सा ड्रम बाइक पर लाद कर बाहर आता दिखाई दिया। पुलिस ने आगे की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। लगभग 250 से ज्यादा कैमरों की जांच के बाद पुलिस को गोदाम से करीब 3 किलोमीटर दूर गोकुलधाम रेजिडेंसी सोसाइटी तक उस बाइक सवार का सुराग मिला, लेकिन यहां आकर जांच फिर अटक गई। सोसाइटी के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करना। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की तस्वीर लेकर पुलिस सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने लगी। कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार पुलिस को उस व्यक्ति का घर मिल गया। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से 43 साल का एक व्यक्ति निकला, जिसने अपना नाम संजय गोपाली बताया। यही वो शख्स था जो ड्रम लेकर गया था। इंस्पेक्टर बीएल पटेल ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। थाने में डीसीपी राजेश परमार की मौजूदगी में उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो संजय इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। बिना किसी हिला हवाली के संजय ने कबूल कर लिया कि हत्या उसी ने की थी। जिसकी लाश ड्रम में मिली थी वो उसकी पत्नी धर्मिष्ठा थी। इसके बाद संजय ने पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के टूटने और एक खौफनाक अंत की गवाही दे रही थी। गुजरात के सूरत जिले की 84 तहसील के भेस्तान थाना क्षेत्र में स्थित गोकुलधाम रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाला संजय गोपाली मूल रूप से भावनगर जिले के बुधेल गांव का निवासी था। बीते 1-2 साल से वो लीवर की बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से काम धंधा छोड़ चुका था। बेरोजगारी और बीमारी ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। संजय अपने फ्लैट में 33 वर्षीय पत्नी धर्मिष्ठा, उसकी बड़ी बहन मंजुला और बेटे निमित के साथ रहता था। इसके अलावा उसकी 10 साल की बेटी भी वही थी, जबकि 5 साल का बेटा दादा दादी के साथ बुधेल गांव में रह रहा था। लीवर की बीमारी के चलते संजय ज्यादातर वक्त घर में ही बिताया करता था। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी धर्मिष्ठा पर थी, जो सचिन जीआईडीसी के डायमंड नगर स्थित एक कंपनी में नौकरी करती थी। धर्मिष्ठा की बड़ी बहन मंजुला सचिन जीआईडीसी की कंपनी में नौकरी करती थी। मंजुला का बेटा निमित भी उसी इलाके में एक कबाड़ी के यहां नौकरी करता था। संजय के पिता मामसा गांव की एक कंपनी में वॉचमैन की नौकरी करते थे, जबकि उसकी मां घर संभालती थी। संजय का एक बड़ा भाई भी था,
जो संयोग से उसी की तरह लीवर की बीमारी से जूझ रहा था। भाई और भाभी के बीच अनबन होने के कारण भाभी पिछले 7 साल से अपने मायके नवसारी में रह रही थी। उनके दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी अपनी मां के साथ वही थे। संजय ने 7वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद पढ़ाई छोड़कर मुंबई चला गया। वहां मलाड में उसके पिता के मामा का घर था, जहां वो रहने लगा। मुंबई में उसने हीरा घिसने का काम सीखा और इसी में लग गया। करीब 2 साल मुंबई में रहने के बाद संजय अपने गांव लौटा, लेकिन 8 महीने बाद ही वो सूरत चला गया और वहां फिर से हीरा घिसने का काम करने लगा। शादी के लिए उसकी बिरादरी में कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके माता पिता ने किसी दूसरी जाति में रिश्ता देखने का फैसला किया। इसी दौरान आनंद जिले के भादरन गांव की धर्मिष्ठा से बात तय हुई और 2012 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी संजय हीरा घिसने का काम करता रहा। शादी के बाद संजय अपनी पत्नी धर्मिष्ठा को लेकर अमरेली में अपने बड़े भाई के घर रहने चला गया। वहां करीब 1 साल गुजारने के बाद वो सूरत आ गया और अलग अलग इलाकों में किराए पर रहने लगा। 8 साल पहले उसने गोकुल धाम सोसाइटी में अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगा। संजय के मुताबिक शादी के 6 महीने बाद ही धर्मिष्ठा अपने मायके के पास वाले गांव के एक युवक के साथ भाग गई थी। संजय के सास ससुर पहले ही बता चुके थे कि उनकी बेटी का वहां किसी युवक से प्रेम संबंध था, इसलिए जब वो भागी तो संजय के लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। 2 दिन बाद धर्मिष्ठा खुद ही वापस आ गई। संजय ने उसे समझाया कि अब दोबारा ऐसा ना करे और ठीक से घर चलाए, लेकिन धर्मिष्ठा पर इस समझाने का कोई असर नहीं हुआ। शादी से लेकर हत्या के दिन तक वो अपने प्रेमी के साथ 6 बार भाग चुकी थी। हर बार जब वो लौटती तो संजय उसे समझाने की कोशिश करता कि उसे अपने बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन धर्मिष्ठा अपने रास्ते पर ही चलती रही। संजय हर बार धर्मिष्ठा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। पिछले साल भी जब वो घर से भागी थी तो 3 दिन बाद वापस आई तो संजय ने समझाया, मगर उल्टा वो उसी पर चिल्लाने लगी। हत्या से करीब 20 दिन पहले दोनों में फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में धर्मिष्ठा बोल पड़ी कि एक दिन वो बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली जाएगी। संजय के लिए यह सुनना बहुत भारी पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया कि इस झंझट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि धर्मिष्ठा को ही खत्म कर दिया जाए। ना वो रहेगी, ना उसके बार बार के भागने से उसकी बदनामी होगी और बच्चे भी उसी के पास रहेंगे। बस यही सोचकर उसने हत्या की तैयारी शुरू कर दी। संजय ने उसकी हत्या की योजना को अंतिम रूप दे दिया था। उसने पूरी तरह से यह तय कर लिया था कि धर्मिष्ठा को किस दिन, कहां और कैसे मारना है। 25 जून 2024 की दोपहर को संजय ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। वो सचिन हजीरा हाईवे पर स्थित सचिन GIDC के गेट नंबर 2 के पास कबाड़ी शकील के पास गया। वहां उसने 800 रुपए में एक नीले रंग का 200 लीटर का प्लास्टिक का एक ड्रम खरीदा, जिसे बाइक पर बांधकर घर ले आया। इसके 1 घंटे बाद वो अपनी बाइक लेकर पॉलीग्राम सब्जी मंडी गया, जहां से उसने एक सीमेंट की दुकान से सीमेंट की एक बोरी खरीदी। इन चीजों को लेकर वो अपने घर वापस लौट आया। फिर धीरे धीरे हत्या की योजना को पूरा करने के लिए तैयारी करने लगा। संजय ने मौका पाते ही अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने का विचार किया। 27 जून 2024 गुरुवार को उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसकी बेटी स्कूल जा चुकी थी और धर्मिष्ठा, मंजुला और निमित सब अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। संजय को यह सही मौका लगा और उसने सोचा कि अब यही वक्त है जब वो अपनी पत्नी धर्मिष्ठा को खत्म कर सकता है। वो पहले अपनी पत्नी को जिस कंपनी में वो काम करती थी बहाना बनाकर वहां से उसे घर लाने के लिए गया। उसने धर्मिष्ठा से कहा कि घर की सीवर लाइन की मरम्मत करवानी है, तो वो उसे घर ले जाने आया है। घर पहुंचने पर दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे, धर्मिष्ठा ने फिर से वही बातें कही जो संजय के लिए आसनीय थी।
उसने कहा, मैं किसी दिन बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली जाऊंगी। संजय ने पहले से ही सारी योजना तैयार कर रखी थी। धर्मिष्ठा के गुस्से से भरे शब्दों को सुनकर उसने बिना किसी रुकावट के कदम आगे बढ़ाए। उसने अचानक धर्मिष्ठा के पीछे जाकर उसका दुपट्टा कसकर खींच लिया। धर्मिष्ठा कुछ भी कर पाने से पहले ही सांस रुकने के कारण उसकी मौत हो गई। धर्मिष्ठा की लाश के साथ क्या करना है, इस बारे में संजय ने पहले ही योजना बना रखी थी। 25 जून को खरीदे गए प्लास्टिक के ड्रम में उसने लाश को डाल दिया और ऊपर से नमक, सीमेंट, रेत और कंक्रीट का मिश्रण डाल दिया ताकि लाश को पूरी तरह से ढक लिया जा सके और किसी को शक ना हो। संजय ने ड्रम के ऊपर सफेद पॉलिथीन चढ़ा दी। इसके बाद वो घर से बाहर चला गया। शाम को जब संजय घर लौटा तो मंजुला निमित्त और उसकी बेटी घर में आ चुके थे। धर्मिष्ठा को घर में न पाकर मंजुला ने संजय से उसके बारे पूछती है तो संजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि वो तो किसी के साथ भाग गई है। चूंकि धर्मिष्ठा पहले भी कई बार भाग चुकी थी, मंजुला ने संजय की बात पर विश्वास कर लिया। धर्मिष्ठा की हत्या के बाद संजय ने लाश से भरे ड्रम को 2 दिनों तक घर में ही रखा। 29 जून 2024 को उस लाश के ड्रम को ठिकाने लगाने का ख्याल आया। उस समय तक सीमेंट का घोल भी पूरी तरह से जम चुका था। उसने अपने एक जानकार टेम्पो ड्राइवर से संपर्क किया और कहा कि घर में एक ड्रम में कुछ सामान रखा है जिसे उसे कहीं पानी में फेंकना है। इसके लिए उसे कुछ मजदूरों और टेम्पो की जरूरत थी। टेम्पो ड्राइवर संजय की बात पर राजी हो गया और वो मजदूरों के साथ टेम्पो लेकर संजय के घर पहुंचा। संजय ने मजदूरों की मदद से तीसरी मंजिल से ड्रम को नीचे लाकर टेम्पो में रखा। ड्रम में जो लाश थी ये केवल संजय को ही पता था। फिर संजय ने टेम्पो ड्राइवर से कहा कि ड्रम को इक्लिश गांव के नहर वाले रोड पर ले जाए। टेम्पो नहर वाले रोड तक पहुंचा और भाड़ोदरा गांव की सीमा के पास एक गड्ढे में ड्रम को पानी में फेंक दिया। इस काम को पूरा करने के बाद संजय ने टेम्पो का किराया 1000 रुपए और मजदूरों को 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 800 मजदूरी के रूप में दे दिए। पुलिस ने संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।